तरह आज भी आपके सामने उपस्थित है और जैसे आचार्य चरक, सुश्रुत और सभी ऋषि मुनियों की चरण वंदना करते हुए हम आज के व्याख्यान की शुरुआत करते हैं। मैं आयुर्वेद के स्कॉलर्स को कुछ कहना चाहूंगी कि जब हम चरक संहिता सूत्र स्थान पहला अध्याय पढ़ते हैं तो उन ऋषि मुनि जो 50 से ज्यादा नाम उसमें लिख रखे हैं और संभवतः उनकी अनेक संहिताएं चरक संप्रदाय और सुश्रुत संप्रदाय की तरह ही उस समय में उपलब्ध होगी, जो एक विघ्नीभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीराम इस वाक्य को ध्येय बना के कि हमें लोगों को रोगों से मुक्त करने हैं उसके लिए इकट्ठे हुए थे। तो इन सद्भावना का स्मरण करते हुए हमें आज उपलब्ध साहित्य का सदुपयोग करते हुए हमें भारतवर्ष के लोगों के स्वास्थ्य के लिए उचित प्रयत्न, सहर्ष प्रयत्न और पूरी अपनी तन और मन लगा के उसमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से अगर मन लगाकर होती है तो हम बहुत सारी ज्ञान और विज्ञान की परतें उखाड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसमें से एक अलग दृष्टिकोण ही समझ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का व्याख्यान की हम शुरुआत करते हैं। आज के व्याख्यान के स्पीकर का मैं आपसे परिचय करवा दूं। डॉक्टर भाग्य रंजन दास, आपने एमडी और पीएचडी दोनों यहाँ से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से करी हुई है। आप रेसिडेंस ऑफ बालासोर उड़ीसा से आप रहने वाले हैं, जहां अभी आप गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल बलांगीर उड़ीसा में अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर पद के ऊपर कार्यरत है। पीजी डिपार्टमेंट ऑफ रोग निदान में अभी आप वर्तमान में कार्यरत है। आप फाउंडर ऑफ प्राणाभिशरण इन द पेरेंटल विलेज ऑफ बालेश्वर एंड आयुष कामियम इन द सुबर्णापुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में आयुर्वेदिक चिकित्सा यूनिट आपने शुरू किया है, जहां आप चीफ कंसल्टेंट भी है। तो आपका मैं इस राष्ट्रीय विश्व आयुर्वेद परिषद के इस मंच पर आपका स्वागत करती हूं। और जो सबसे बढ़िया बात है, जो बहुत सारे लोगों के लिए वो प्रेरणादायी हो सकती है, कि जब मैं पहली बार डॉक्टर पवन गोटेटवार सर से मिली और इन्होंने पवन सर ने मुझे डॉक्टर भाग्य रंजन का नाम का सजेशन दिया कि मैम आप इनका लेक्चर करवाइए, तो मुझे वो बहुत ही प्राउड मोमेंट लगा था कि जब एक गुरु अपने शिष्य की रिकमेंडेशन करते हैं कि इनका लेक्चर होना चाहिए, तो वो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था। तो सच में अगर हम आयुर्वेद में ढंग से, मन से और दिल लगाकर पढ़ाई करते हैं तो डॉक्टर भाग्य रंजन जैसे पर्सनालिटी कर सकते हैं कि जहां गुरु शिष्य के सामने ही उसके नाम का रिकमेंडेशन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भाग्य रंजन आज के व्याख्यान के लिए। ओवर टू यू। नमस्ते रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड बलदेव सर और सभी विद्वजन। आज की जो व्याख्यान है डॉक्टर भाग्य रंजन, उसकी प्रेजेंटेशन मैं करूं यहाँ से या आप करते हैं उधर से? मैम मेरे यहाँ से हो नहीं रहा है किसी कारणवश। अच्छा मैं करती हूँ, आप शुरू करिए, प्रस्तावना रखिए, तब तक मैं करती हूँ, है ना? जी जी। तो प्रकरण ऐसा है कि हम लोग आजकल के परिप्रेक्ष्य में व्याधियों के तो बहुत प्रकार से विभेदक, विच्छेदक तथा जानने के बहुत सारे उपाय हमने अवलंबन किया है। और जो अधुना जो चिकित्सा शास्त्र के जो विकास हुआ है उसके साथ साथ हमारे जो परंपरागत और हमारे सदियों से, करोड़ों, हजारों सालों, हजार करोड़ सालों से जो मानवता की सेवा की है हमारे आयुर्वेद, उस आयुर्वेद के जो ज्ञान के द्वारा हम कैसे सारे मानव जाति को हम लाभ पहुंचा सके, उसके लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। और इससे पहले जो व्याख्यान थी लगभग नवंबर 26 तारीख का, जो उसमें मैंने एक बेसिक आयुर्वेद अध्ययन के बारे में व्याख्यान दिया था, क्योंकि अध्ययन की बहुत आवश्यकता है। और उसी कड़ी के जो अगली श्रृंखला है
वो है हम आयुर्वेद के माध्यम से कैसे डायग्नोसिस हम करें। हम अक्सर ये करते हैं कि हम मॉडर्न डायग्नोसिस करते हैं और आयुर्वेद ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन क्या इससे हम आयुर्वेद के मायने में हम क्या सही मायने में डायग्नोसिस कर पाते हैं? वो नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे जो औषधि के जो परिकल्पना है, हमारी जो औषधि की योजनाएं हैं, वो हमारे औषधियों के जो रसगुण वीर्य विपाक के आधार पर होता है। मॉडर्न डायग्नोसिस और मॉडर्न ट्रीटमेंट में क्या होता है कि उसमें प्रोटीन बाइंडिंग थ्योरी चलता है, तो उनके डायग्नोसिस, उनके प्रोटीन बाइंडिंग जो ड्रग है उसके ऊपर आधारित है। तो हमारे चिकित्सा पद्धति अलग है और हमारे सामग्रिकता है चिकित्सा में, क्योंकि हमारा चिकित्सा का एक मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम स्वास्थ्य वर्धन भी करें और जो व्याधित हैं उनके व्याधि निर्मुक्त भी करें, और उसके साथ साथ एक स्वस्थ समाज का भी गठन करें, जिससे हमारा जो एक मुख्य लक्ष्य होता है कि एक पुरुष को पुरुषोत्तम तक जो गति प्राप्त करना है, जो आपति होना है, जो चतुर्विधा जो पुरुषार्थ है, धर्मार्थ काम मोक्ष, उसको प्राप्ति करनी है। तो उस प्राप्ति के लिए हमें पहले आरोग्य की बहुत आवश्यकता है। हम अगर आरोग्य नहीं रहेंगे तो ये संभव नहीं है। तो इस आरोग्य केवल और केवल आयुर्वेद के माध्यम से ही, आयुर्वेद के सामग्रिकता ज्ञान से ही हो सकता है। तो मैम स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है। बेटे मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरे से हो नहीं रहा। आप 1 मिनट है ना, थोड़ा सा वो पहले वाले का 2-3 मिनट में सम अप कर दो। मैं ना आईटी वाले भैया को एक बार करती हूँ सेंड, वो शायद कर दे, है ना। मैं करती हूँ बेटा जी। ठीक है मैम। तो ऐसे हमारे जो इस विधा और इस विज्ञान के आधार पर जो हमारे पूर्व पर आचार्यों ने, हमारे गुरुवरों के जो आशीर्वाद से जो थोड़ा बहुत हमें सूचना मिला है और आयुर्वेद की जो जानकारी हुआ है, और हमें जो इसके माध्यम से हमने जो भी व्याधियों के विनिश्चय किया, और उस विनिश्चय के आधार पर हमने जो चिकित्सा के जो योजनाएं की है, उससे बहुत सारे व्याधित को हमने लाभ पहुंचाया हुआ है। एनआईए में हम जब ओपीडी में बैठते थे और बहुत सारे जब मरीज आते थे, उनको इसी विधा से हम चिकित्सा करते थे, और प्रथमतः हम उसके विनिश्चय करते थे, व्याधि विनिश्चय, और उसके साथ साथ आगे चलते हुए औषधियों की भी योजनाएं हम अच्छे से कर पाते थे। तो इन योजनाओं के माध्यम से बहुत सारे व्याधित जो आरोग्य उनको मिला है। तो उस विधि को मुझे लगता है कि हम सबके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि सभी ऐसे ही करते हैं कि मॉडर्न डायग्नोसिस और आयुर्वेद ट्रीटमेंट। तो उस कड़ी में जो ये उद्देश्य ये रहता है कि हम ये कहाँ से शुरुआत हुई, क्योंकि सभी जैसे व्याधित ग्रस्त हो गए, उनके दैनिक जो दिनचर्या है उसमें बहुत प्रभाव पड़ गया, और जिनके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए। तपश्चर्या, खास करके जो कहावत है महर्षि चरक ने जो लिखा है, विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरणम तपोपवास अध्ययनम ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम। तो इन सारे दैनिक जो दिनचर्या है उसमें जो रोगग्रस्त अवस्था, जो रोगी अवस्था, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, वो बहुत सारे बाधाएं डालती रही। क्यों? क्योंकि हम आरोग्य इसलिए चाहते हैं क्योंकि आरोग्य के बिना चतुर्वर्ग प्राप्ति संभव नहीं है। तो ये जो व्याधियों को समझने के लिए और उनके प्रति जो योजना, जो औषधि की योजना करने के लिए, तो उस औषधियों की परियोजना करने के लिए हमें त्रिसूत्र शास्त्र की जो भगवान स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा, मैम हम आगे बढ़े और भी 4-5 स्लाइड आगे। और आगे नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे बस। तो भगवान ब्रह्मा के द्वारा त्रिसूत्र जो आयुर्वेद के जो व्याख्यान हुआ, तो हम आयुर्वेद को सामग्रिक रूप से त्रिसूत्र शास्त्र के रूप में जान सकते हैं। तो इन त्रिसूत्र जो शास्त्र है उसमें पहले 2 सूत्र है जो कि सार्वभौमिक है, हेतु सूत्र और लिंग सूत्र। ये हेतु सूत्र और लिंग सूत्र के माध्यम से
हम व्याधियों के सामग्रिक रूप समझ सकते हैं। हालांकि लिंग सूत्र का बहुत व्यापकता है, चाहे वो हेतु निर्णय हो, चाहे व्याधि निर्णय हो, चाहे भेषज के विविध स्वरूप निर्णय हो। तो हमारा अभी वर्तमान के जो मुख्य उद्देश्य है, हम लिंग सूत्र को बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। सामग्री रूप से जो आयुर्वेद के माध्यम से हम कैसे व्याधियों को विनिश्चय करें वो देखेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि हम जो व्याधि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सबके नाम देना संभव नहीं हो पाता है। जैसे कि हम जानते हैं विकारा नाम कुशलम न जिन्हात कदाचन न ही सर्व विकाराणाम नामतोस्ति ध्रुवा स्थिति। नेक्स्ट, क्योंकि सारे व्याधियों के नामकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि व्याधियों के मूल क्या है? व्याधियों के मूल क्या है? विकारो धातु वैषम्य। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज कीजिए। हम जैसे जानते हैं विकारो धातु वैषम्य, और महर्षि चक्रपाणी क्या लिखते हैं? धातु वैषम्य जो हम धातु किसको माने? धातव वातादयो रसादश्च तथा रजः प्रभृतयश्च तेषां वैषम्यम। इनके जो वैषम्य को अच्छे से हम कैसे जाने और इन वैषम्यता को जानकर आगे हम कार्य मतलब चिकित्सा कार्य के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं। जैसे कि विमान स्थान में भी कहा गया है कार्ययोनिस्तु धातु वैषम्यम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कार्ययोनिस्तु धातु वैषम्यम तस्य लक्षणम विकार आगमः। तो हमारे जो जहां पे हमें चिकित्सा की शुरुआत करना है वो मुख्य योनि ही है धातु वैषम्य, जो कि हम धातु सिर्फ सप्त धातु के हिसाब से हम नहीं मानेंगे। तो हम साम्यावस्था में जो दोष रहते हैं, जो मल रहता है, रज जो उपधातुएं रहते हैं उनके भी जो मल रहता है, इन सामग्रिकता को ही हम धातु मानेंगे, क्योंकि ये सामान्य रूप से हम हमारे शरीर को धारण करते हैं। तो इन सारे विधाओं के क्या करेंगे ना, परीक्षा तो अश्य और विकार प्रकृति इति। और इन विकारों को जो प्रकृति है, प्रकृति क्या है? विकार कारणस्य दोषस्य इति अर्थः। विकार जो निर्माण करने में जो कारणभूत होते हैं उनका हम पहले जानेंगे। तो इन विकारों में खास करके दो क्रियाएं चलती रहती है जो हम निदान लेते हैं। उसमें दोषों की भी वैषम्य होता है, माने विकृति होती है, और साथ साथ वही निदान हमारे दुष्य को भी दूषित करते हैं। जैसे कि चरक सूत्र स्थान 25 में जो कि हमारे यज्ञ पुरुष अध्याय है, वहां पे बोला गया है कि जिन भावों से शरीर का निर्माण हुआ है उसी भावों के वैषम्य से भी व्याधियों के भी निर्माण होता है। तो ये वो भाव क्या है हम विशेष रूप से देखेंगे, तो निदान को हम सामग्रिक से समझेंगे ये दोष हेतु है क्या। क्योंकि हम देखते हैं कि हमें लगता है जब व्याधियों के नाम देते हैं जो रक्त पित्त गुल्मा आदि करके, उन सबके हमें अलग अलग निदान, हमें लगता है कि निदान इनके सबके अलग है, लेकिन हम विशेष रूप से देखेंगे ऐसा है नहीं। आगे बढ़िए। जैसे कि हम दोष हेतु देखेंगे। दोष हेतु में पहले हम वात दोष प्रकोपक हेतु देखेंगे। वात दोष प्रकोपक जो हेतु है, चाहे वो शोथ निदान हो, चरक सूत्र स्थान 18 में जो हमारे त्रिशोथी अध्याय के वर्णन में जो वात प्रकोपक हेतु दिया हुआ हो, चाहे ज्वर निदान में वात प्रकोपक हेतु दिया हो, चाहे गुल्म निदान में वात प्रकोपक हेतु दिया हो, चाहे प्रमेय निदान में वात प्रकोपक हेतु दिया हो, हमें लगभग सारे वात प्रकोपक जो हेतु है शोथ से लेके प्रमेय तथा आगे चल के बहुत सारे जो व्याधियां हैं उनके लिए समान मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि शोथ के लिए जो वात प्रकोपक हेतु क्या है, तत्र शीत रुक्ष लघु विषद श्रम उपवास अतिकर्षण क्षपणादि भी वायु प्रकुपित। वैसे ही हम ज्वर के जो निदान अध्याय दिया हुआ है उसमें जो वायु एक्चुअली वो ज्वर वात ज्वर निदान नहीं है, वो वायु प्रकोपक निदान दिया हुआ है। उसमें भी वैसे ही लिखा हुआ है रुक्ष लघु शीत वमन विरेचन आस्थापन शिरे विरेचन इत्यादि करके जितने सारे देखेंगे जो शोथ के जो वातजन्य जो कारण था वात प्रकोपक शोथ के, वो सामान्य कारण भी ज्वर के लिए भी है। आगे बढ़िए, गुल्म के लिए भी हम ऐसे ही देखेंगे और प्रमेय के लिए भी, प्रमेय के संदर्भ में भी हम ऐसे ही देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट करते जाइए। नेक्स्ट, अब आते हैं पित्त दोष प्रकोपक हेतु। तो हम वैसे पित्त दोष प्रकोपक जो हेतु है वैसे ही शोथ से लेकर प्रमेय प्रकरण तक
देखेंगे हम क्या दिखा शोध में दिया हुआ है, उष्ण, तीक्ष्ण, कटुक, क्षार, लवण, अम्ल, अजीर्ण भोजनैर, अग्नि, आतप प्रतापश्च, पित्तम प्रकुपितम। वैसे ही ज्वर के जो निदान प्रकरण है उसमें भी पित्त प्रकोप को जो हेतु दिया हुआ है वो ऐसा है, उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटुक, अजीर्ण भोजनेभ्य, अतिसेवितेभ्य तथा तीक्ष्ण, आतप, अग्निसंताप, श्रम, क्रोध, विषम आहारेभ्यश्च पित्तम प्रकोपम आपद्यते। तो ऐसे ही आगे चाहे रक्त पित्त के प्रकरण हो, चाहे पित्त जो पैतृक प्रमेय हो, उसमें भी जो निदान दिया हुआ है, पित्त प्रकोप के जो निदान दिया वो सारे समान है। वैसे ही हम देखेंगे आगे जो कफ प्रकोप जो निदान है, आगे बढ़िए, आगे चलते हैं। कफ प्रकोप, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट और आगे जी। तो कफ दोष प्रकोप हेतु जो है, वैसे ही हम शोध से लेके प्रमेय तक देखेंगे, सब में जो संयोग और विभाग आदि क्रम से कुछ सामान्य है, कुछ विशेष है। कफ प्रकोप हेतु भी लगभग समान है। तो हम देख रहे हैं जितने सारे व्याधियां उत्पन्न होते हैं उनके जो दोष प्रकोप जो कारण होता है, चाहे वातज प्रकोप हेतु हो, चाहे पित्त प्रकोप हेतु हो, चाहे कफ प्रकोप हेतु हो, वो शोथ में हो, जोर में हो, रक्त पित्त में हो, गुल्म में हो, चाहे प्रमेय में हो, वो सब में लगभग समान है। तो ये हेतु समान होने के बाद भी व्याधियां अलग अलग क्यों होता है, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट जो आप देखिए यहाँ पे, ये प्रमेय के जब ज्वर निदान, गुल्म निदान, रक्त पित्त निदान और लास्ट में जब महर्षि चरक प्रमेय निदान के जो वर्णन कर रहे हैं, वहां पे वो वर्णन कर रहे हैं कि एक सामान्य रूप से व्याधि होने से पहले क्या होता है शरीर में। वो ऐसा है कि यह खलु जो निदान के जो सामग्रिक स्वरूप हम ऐसे देख सकते हैं, यह खलु निदानम दोष दुष्य विशेषेभ्यो विकार विघात भाव अभाव प्रतिविशेषा भवंती। तो ये जो निदान, दोष, दुष्य, इन तीन चीजों का एक संगठनात्मक इकाई बनता है। उस संगठनात्मक इकाई शरीर के द्वारा कैसे प्रतीत है, जिसको हम विकार विघात भाव बोलते हैं। विकार विघात भाव माने जिनको हम आजकल इम्यूनिटी बोलते हैं, जिनको रोग प्रतिरोध के जो क्षमता हम बोलते हैं। अगर हमारे विकार को जो विघात करने वाले भाव है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो सार हो, चाहे वो संघनन हो, चाहे वो साथ में हो, प्रकृति के विविध प्रक्रिया हो, चाहे वो ओज हो, चाहे धातुओं की सामान्य अवस्था हो, ये सारे विकार विघात भाव हैं। इनके अभाव कैसे होता है? इनके अभाव जब हम निदान सेवन करते हैं और सतत लेते हैं, ऐसे नहीं कि आज हम एक बार ले लिए तो वो निदान बनकर व्याधि को उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से वयो अहोरात्रि भुक्तानम ते अंतः मध्य अधिका क्रमात् वात पित्त कफा करके लिखा हुआ है। देह के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, जो हमारे दिन के अनुसार, चाहे ऋतु के अनुसार, चाहे वय के अनुसार भी ये दोष की हानि वृद्धि होती रहती है। इसके ये रोजाना हानि वृद्धि सामान्य है, लेकिन ये विकार कब उत्पन्न करते हैं? जब शरीर के सारता कम हो जाती है। क्यों सारता कम हो जाती है? क्योंकि हम ऐसे ही निदान सतत लेते रहते हैं, विरुद्ध आहार आदि करते रहते हैं, या तो देश आदि बदल के सात्म्यता को हम छोड़ देते हैं, विपर्य जब हो जाता है, उस कारण से विकार के विघात जो भाव हैं, ओज आदि, सार आदि, उनके अभाव हो जाता है और वो व्याधियां उत्पन्न करते हैं। ऐसे लिखा है, अगर उन भावों का बहुत ज्यादा अभाव हुआ तो व्याधियां बहुत दारुण स्वभाव होंगे। अगर कम मात्रा में वो विकार विघात भाव के अभाव हुआ तो वो व्याधियां कम उत्पन्न करेंगे, या तो बहुत देरी के बाद ही शरीर में व्याधि उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसे लिखा हुआ है, यदा ही एते त्रयो निदान आदि दोष विशेषाः परस्परम न अनुबध्नन्ति अथवा काल प्रकर्षात् वल्यांशो। या तो क्या होता है, जैसे कि समय का बहुत व्यतीत हो रहा है और धीरे धीरे वो संचय आदि हो रहा है, जैसे कि विषम ज्वर की प्रक्रिया में होता है। दोष अल्प हित संभूत जर उत्सृष्ट पुनः, दोष शरीर में अल्प मात्रा में छुपे हुए रहते हैं क्योंकि हम चिकित्सा आदि प्रक्रिया ढंग से नहीं करते हैं, और वो कालांतर में क्या होता है कि फिर निदान आदि सेवन करने के बाद
ज्वर का उत्पन्न दोबारा हो जाता है और वो विविध काल के अनुसार वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो तनोवा, तो ये व्याधियां तनो हो सकते हैं, मतलब अल्प मात्रा में हो सकते हैं, जैसे कि एककुष्ठ में या तो क्षुद्र रोग में हो सकते हैं, व भवंती अयथो उक्त सर्वलिंगा, अगर लक्षण भी आए तो अयथा उक्त सर्वलिंग, सारे लक्षण उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर सारे लक्षण उत्पन्न हो गए तो क्या होगा कि वो अरिष्ट युक्त भी हो जाएंगे, जैसे कि हमारे इंद्रिय स्थान में बोला गया ज्वर आदि के प्रकरण में। और फिर वो बोलेंगे विपर्य विपरीतः, माने अगर बहुत सारे लक्षण अगर आ जाएंगे तो भी अशुद्धकार। तो इति सर्व विकार विघात भाव अभाव प्रतिविशेषा भी अभिनिवृत्ति हेतु भवति इत्युक्त। तो ये सामग्री रूप से निदान क्या होता है कि सामान्य रूप से वात पित्त कफवर्धक निदान लेने के बाद भी बहुत सारे चीजें शरीर में होता कैसे है वो व्याधि उत्पन्न करने में, एक बीच में एक समय रहता है, उसको जानने के लिए ये महर्षि चरक ने एक सामग्रिक रूप से एक निदान की प्रक्रिया दे दी। नेक्स्ट हम चलेंगे, जैसे कि महर्षि चरक अपना सूत्र स्थान 18 में ये बोलते हैं कि ये दोष क्या करते हैं, कुपित तो हो जाते हैं, जैसे कि विकार विघात भाव के अभाव हुआ, उसके बाद क्या होते हैं सैव कुपिता दोषाः समुत्थान विशेषतः, विशेष समुत्थान के कारण, विशेष कारण से स्थानांतर्गत से जनयति आमयान भवन, जहां जहां पे स्थानांतर करेंगे मतलब स्थान संशय आदि करेंगे उससे बहुत सारे व्याधियां होंगे, और वो व्याधि हम कैसे जानेंगे, तस्मात् विकार प्रकृति अधिष्ठान अंतराणी च समुत्थान विशेषांश बुद्ध्वा कर्मम समाचरित, मतलब हम विकार की जो प्रकृति माने निदान कैसे होता है, फिर निदान होने के बाद संचय प्रकोप प्रसर आदि, या तो चय प्रकोप या तो अचय प्रकोप होता है, या तो स्वतंत्र रूप से बहुत ही कम समय में, जैसे मक्षी का भक्षण से ये संचय आदि प्रक्रिया को ना देखते हुए तुरंत वमन हो जाता है, तो ये या तो विष आदि सेवन करने से तुरंत जो है वो देह को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, विष जनन होता है, और बाद में वो अन्य अन्य दोष आदि प्रकोप करते हैं, तो ये सारे हो जाते हैं। आगे हम चलेंगे, तो ये निदान आदि सेवन करने के बाद बीच में से कौन से फैक्टर है जो वो व्याधि को रोकते हैं, उसमें एक विशेष है कि प्रकृति। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि विमान स्थान की 6ठे अध्याय में महर्षि चरक बोलते हैं, आप देख सकते हैं हम भले ही वातवर्धक निदान ले, पित्तवर्धक निदान ले, चाहे कफवर्धक निदान लेने के बाद भी अगर हम वातवर्धक निदान ले रहे हैं, वो वात प्रकृति वाले पुरुष होंगे, तब जाके वो वात को ही, शरीर में वायु को ही ज्यादा बढ़ाएंगे, न तथा इतर दोष, माने पित्त और कफ को नहीं। ऐसे ही अगर पित्त प्रकृति वाले पुरुष हो और वो पित्तवर्धक आहार विहार ले तो वो पित्त को ही ज्यादा बढ़ाएंगे शरीर में, ना कि वायु और कफ को। वैसे ही कफ प्रकृति वाले शरीर हो और वो कफवर्धक आहार विहारी लें, वो कफ को ही ज्यादा बढ़ाएंगे और वो पित्त और वायु को नहीं। तो अगर विपरीत में अगर वात प्रकृति पुरुष हो, वो पित्तवर्धक और कफवर्धक आहार विहार ले रहे हैं, तो उनमें पित्त और कफ कम मात्रा में बढ़ेंगे, और ये सारे दूसरे जो प्रकृति हैं उनके ऊपर लागू होता है, और ये संयोग और विभाग प्रकृति में भी होता है। तो ये प्रकृति एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, इसीलिए हमें प्रकृति का भी चयन करना बहुत आवश्यक है। हम क्या करते हैं कि कोई पेशेंट आता है, तुरंत उनके निदान कुछ पूछ लेते हैं और तुरंत जो है कुछ डायग्नोसिस करते हैं, दवाई लिखना शुरू कर देते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, बीच में प्रकृति का निर्णय बहुत आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, आप इन श्लोक में महर्षि चरक बहुत व्याख्यान से समझाए हुए आप समझ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे अब कि हम प्रकृति तो समझ गए, प्रकृति समझने के बाद ये विकार कैसे शरीर में व्याधियां उत्पन्न करते हैं, चरक सूत्र स्थान 20 में जो कि महारोग अध्याय आप देख सकते हैं, चाहे वो वातनात्मक विकार हो, पित्तनात्मक विकार हो, चाहे कफनात्मक विकार हो, इन संदर्भ में महर्षि चरक ने बहुत ही अच्छे से और विशद रूप से व्याख्यान तंत्र युक्ति से व्याख्यान माला के द्वारा समझाए हुए हैं। हम वायु के लिए देखेंगे और इस स्वरूप को हम पित्त और कफ के लिए भी लागू करेंगे। सर्वेषु अपि खलु एतेषु वात विकारेषु उक्तेषु अन्येषु च नुक्तेषु, महर्षि चरक बोल रहे हैं ये जितने सारे वात विकार उत्पन्न होने वाले हैं, जो उत्पन्न हो चुके हैं या तो जो नहीं भी हुए, उक्तेषु अन्येषु च अनुक्तेषु वायोः इदम आत्मरूप अपरिणामी, वायु का कार्डिनल फीचर, आत्मरूप माने कार्डिनल फीचर का अपरिणमन होगा, माने वो अपना स्वरूप दिखाते रहेंगे। और कर्मणश्च स्वलक्षणम अपि, अपने जो कर्म है वायु विकृत स्वरूप में जो कर्म करते हैं और वायु विकृत होने के बाद जो लक्षण भी उत्पन्न करेंगे वो दिखाएंगे। कहाँ पे दिखाएंगे,
यद उपलब्ध्यम तद अवयवम वा, माने जहां जहां पे ये वायु स्थान संचय करेंगे उस अवयवों में वा विमुक्त संदेह, आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर लो, आप निश्चिंत तौर पर समझ लो कि ये वात विकार उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे? आप देख सकते हैं वायु के जो आत्मरूप क्या होगा, रुक्षता, शैत्यता, जैसे कि अभी शिशिर ऋतु हो गया, आप हमारे शरीर में रुक्षता इतना आ जाता है, हम नाखून लगा के तुरंत देख सकते हैं कि निशान पड़ रहा है, क्योंकि अभी वायु प्रकोपित हुआ है। ये शिशिर ऋतु में वायु प्रकोपित होते हैं, रुक्ष शीत गुण दोनों ही वायु के बढ़ा हुआ है। वैसे ही लघुता आदि, जैसे कि वायु में जो नानात्मज विकार के साथ साथ वायु वात व्याधि जो चिकित्सा देह में बोला, अपाय में लघुता पुनः वैसद्यम गति अमृतत्वम अनवस्थितत्वम चैति वायु आत्मरूपाणी। और वैसे ही वायु के जो कर्म क्या है और उनके जो लक्षण है उन अवयवों में भी दिखता है। वो लक्षण क्या क्या हुआ? श्रंस, भ्रंश, व्यास, संग, वेद, साध, हर्ष, ऐसे करके बहुत सारे जो वात जन्य जो लक्षण है, वात प्रकुपित वात जन्य जो लक्षण है वो वहां पे दिखाएंगे, चाहे वो मतलब एक सामान्य अवयव हो चाहे सामग्रिक स्वरूप हो। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पक्षाघात में वायु के चल गुण के अभाव हो जाता है, इसलिए शरीर के जो लेकिन वायु के जो दूसरे गुण है उसका अभाव नहीं रहता है। और वैसे ही चल मूर्धता हो गया, चाहे हम आजकल पार्किंसनिज्म देखते हैं तो वहां पे क्या होता है कि चल गुण के बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो प्रकोप दोनों स्वरूप में हो सकता है, चाहे वो हानि हो चाहे वृद्धि हो। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट, वैसे ही पित्त जो संप्राप्ति है पित्त विकार के, वो भी ऐसे ही होता है, चाहे वो कुछ डायग्नोस्ड हो चाहे कुछ अनडायग्नोस्ड हो, कुछ आगे आने वाले जो बीमारी हो। हमारे चत्वारिंशत जो पित्त नानात्मज विकार है वहां भी समान नियम वहां पे भी लागू होता है कि सर्वेषु अपि खलु एतेषु पित्त विकारेषु उक्तेषु च अनुक्तेषु पित्तस्येदम आत्मरूप परिणामी अपरिणामी कर्मणश्च स्वलक्षणम यद उपलब्ध्यम तद अवयवम वा। तो ये आत्मरूप स्वलक्षण और कर्म इनका अपने ये दिखाते रहते हैं, ये अपने स्वभाव और स्वरूप को दिखाते रहते हैं, चाहे वो द्रव्यत वृद्धि हो चाहे गुणत वृद्धि हो चाहे कर्मत वृद्धि हो, चाहे ये द्रव्यत ह्रास हो चाहे गुणत ह्रास हो चाहे कर्मत ह्रास हो, ये तीनों ही स्वरूप में अपने प्रभाव ये दिखाते हैं। और चाहे प्रभाव में वो आत्मरूप हो चाहे स्वलक्षण हो चाहे कर्म में हो। वैसे ही हम कफ विकार के संप्राप्ति जब समझेंगे हम ऐसे ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। हाँ देखिए, कफ विकार भी संप्राप्ति में वैसे ही है। सर्वेष्वपि खलु एतेषु श्लेष्म विकारेषु अन्येषु च उक्तेषु अनुक्तेषु इदम आत्मरूप अपरिणामी कर्मणश्च स्वलक्षणम यद उपलब्ध्यम तद अवयवम वा। तो ये प्रकुपित होने के बाद जहां पे स्थान संशय करते हैं उस अवयवों में अपना ये छाप छोड़ जाते हैं, अपना ये कैरेक्टर दिखाते ही हैं, क्योंकि ऐसे ही होता है व्याधियों की जनन। और ये अपना गुरुता, चलता, चाहे स्निग्धता ये दिखाएं, जैसे भी हम प्रमेय आदि के प्रकरण में देखे हुए हैं, स्थौल्य आदि के प्रकरण में देख सकते हैं। वहां पे कहीं अबद्ध मेद हो रहा है या तो कहीं बहुद्रव श्लेष्मा हो रहा है, वहां पे द्रव्य गुण आदि बढ़ रहा है। बद्ध मेद जब होगा तब वो सारता होता है, वहां पे मेद सारता के लक्षण भी डिस्क्राइब किया हुआ है हमारे आयुर्वेद में विमान स्थान में, जैसे आप देख सकते हैं। लेकिन जब प्रमेय के प्रकरण चलता है या तो स्थौल्य के प्रकरण चलता है, वहां पे अबद्ध मेद होता है, क्योंकि जो प्रकृति विघात भाव में एक सार भी है तो वो निसार हो जाता है। वैसे जैसे पांडु के उत्पन्न होता है, पांडु में बोला गया है निसार शीतलेंद्रिय, और स्व अल्प रक्त अल्पमेदस्क भी बोला गया है, जो कि विकार विघात भाव में अभाव हुआ है और वो आगे चल के वो त्वचा आदि में स्थान संचय करते हैं। तो ऐसे करके व्याधियां जनन होता है। वैसे हम वात पित्त कफ के संदर्भ में ऐसे देख लिए ये कैसे अपने निदान आदि के बाद आत्मरूप स्वलक्षण और कर्म का स्वरूप दिखाते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे, इनको हम जानेंगे कैसे। तो इसके लिए आगे बढ़िए। विकल्प संप्राप्ति हमें करना जरूरी है। विकल्प संप्राप्ति सभी श्लोक पढ़ के चले जाते हैं, समवेतानाम पुनर्दोषाणाम अंशांश बल विकल्प 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 पुनः अंशांश कल्पना। लेकिन ये अंशांश कल्पना कैसे करेंगे? ये अंश क्या है? ये अंश कल्पना करेंगे तभी जाके इनकी चिकित्सा भी कर सकते हैं। महर्षि चक्रपाणी अपने आयुर्वेद दीपिका में बोलते हैं कि तत्र दोषाणाम अंशांश विकल्प यो था वाते प्रकुपितेपि कदाचित वातस्य
शीतांश बलवान भवति, कदाचित अभी लघु अंश, जरूरी नहीं कि हर वक्त शीतांश वृद्धि हो, कभी लघु अंश वृद्धि हो, दोनों भी हो सकता है, कदाचित लघु अक्षांश अंशांश इत्यादि। तो ऐसे ही पित्त के कभी उष्ण गुण बढ़ सकता है, कभी द्रव्य गुण बढ़ सकता है, ऐसे बहुत सारे अवस्थाएं हो सकती हैं। तो हम आगे देखेंगे कि ये अंशांश कल्पना हम कैसे सीखेंगे। कभी कोई कुछ बोल के चले जाते हैं। इन अंशांश कल्पना को भी टूल्स महर्षि चरक ने दिया हुआ है विमान स्थान के 8वां अध्याय में, और वहां पे प्रकृति के स्वरूप में दिया हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं। टूल्स फॉर विकल्प संप्राप्ति। हम तो श्लोक पढ़ के चले जाते हैं कि मतलब दोषाणाम अंशांश कल्पना जो होता है वही विकल्प संप्राप्ति है, लेकिन विकल्प संप्राप्ति करे कैसे? देखिए, चरक विमान स्थान 8वें अध्याय में, जो कि रोगोभिषेक द्वितीय विमान स्थान है, विमान है, और उसमें 96वें नंबर जो श्लोक है वो कफ प्रकृति पुरुष के लक्षण है, लेकिन ये प्रकृति स्वरूप में है। हमें यहाँ पे अर्थ को समझने के लिए विपरीत अंतर्युक्ति लगाना पड़ेगा। माने प्रकृति में जिन गुणों से प्रकृति संरचना हुआ है, उन विकार जब उसमें आएगा, विपर्य माने विपर्य विपरीता विकृति जब आ जाएगी, तब वो व्याधियां उत्पन्न करेंगे। हम उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, श्लेष्मा के जो बहुत सारे गुण दिया हुआ है, जैसा कि श्लेष्मा ही स्निग्ध, श्लक्ष्ण, मृदु, मधुर, सार, सांद्र, मंद, स्तिमित, गुरु, शीत, विज्जल, अच्छा, ऐसा है श्लेष्मा के गुण। और इन सारे गुणों में से स्निग्ध गुण से श्लेष्मा क्या करता है? स्नेहात श्लेष्मला स्निग्धांगा। अब अपरम में क्या देखते हैं? स्नेहांग गंध, तो स्निग्धता, स्निग्ध गुण कफ के बढ़ जाती है। श्लक्ष्णत्वात् श्लक्ष्णांग, मृदुत्वात् दृष्ट सुकुमार अवदात गात्रः। माधुर्य भाव, मधुर गुण ज्यादा बढ़ जाता है जब प्रभुत शुक्र व्यवायपत्या। सारत्वात् सार संहत स्थिर शरीरः। सांद्रत्वात् उपचित परिपूर्ण सर्व अभंगा अंगाः। मंदत्वात् मंद चेष्ट आहार विहारः। नेक्स्ट राइट प्लीज। तो ऐसे बहुत सारे श्लेष्मा के गुण दिया हुआ है, ये प्रकृति में दिया हुआ है। आप एक विपरीत अंतरिक्ष लगाएंगे विकृति में, माने इनके हानि या तो वृद्धि में, माने गुरु गुण के बढ़ गया या तो गुरु गुण के हानि हुआ, शैत्य गुण की वृद्धि हुआ या तो शैत्य गुण की हानि हुआ, तो वो भी शरीर में ऐसे ही लक्षण पैदा करते हैं, जिनके आधार करके आप प्रमेय निदान जाए, चाहे प्रमेय के चिकित्सा प्रकरण जाए, वहां पे जो 10 प्रमेय के जो लक्षण दिया हुआ है, इन्हीं सब गुणों के अंश के हानि या तो वृद्धि के प्रकरण के हिसाब से दिया हुआ है। वैसे हम पित्त दोष के लिए भी देख सकते हैं, उसी चरक विमान स्थान के 97 नंबर श्लोक में दिया हुआ पित्त प्रकृति पुरुष के लक्षण। देखिए दिया हुआ है, पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम विश्रम अम्लम कटुकंच। और ये उष्ण गुण से क्या होता है? पित्त उष्ण गुण से क्या करते हैं शरीर में? तस्य औष्ण्यात् पित्तला। आगे बढ़ाएं स्लाइड को प्लीज। तस्य औष्ण्यात् पित्तला भवन्ति उष्ण असाहा। वो उस पित्त प्रकृति वाले क्यों गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनमें उष्ण गुण है। उष्ण मुखाहा, तुरंत मतलब जब क्रोधित हो जाते हैं तुरंत उनके मुंह में गर्मी महसूस होती है। सुकुमार अवदात गात्राः, ये ज्यादा मतलब हार्डवर्क नहीं कर पाते हैं। वैसे ही प्रभुत विप्लु व्यंग तिल पीड़का, इन पित्त प्रकृति जो पुरुष होते हैं इनमें बहुत ज्यादा तिल पीड़का, व्यंग, नच्छ, युवान पीड़क आदि होता है। और ये क्षुत पिपासा बंध, इनको बहुत ज्यादा भूख लगता है। और ये किन गुणों से? पित्त के उष्ण गुण से। तो हम ये अंशांश इन गुणों से जब देखते हैं, जैसे कि उष्ण गुण जब बढ़े तो क्षिप्र, बलि, परित, खाली इत्यादि दोषा होता है। तो अब हम इन अंशांश कल्पना को एक उदाहरण तौर पर समझते हैं कि निदान में हम इनका कैसे उपयोग करें। आजकल अब हम सभी लगभग क्या करते हैं कि फास्ट फूड लेते हैं, तुरंत जो है गरम गरम चीजें तुरंत हम खा लेते हैं। तुरंत ये उष्ण गुण से फिर क्या हो जाता है? तो पित्त प्रकोपित हो जाता है। पित्त प्रकोपित होने के बाद तुरंत जो बाल कम समय बाल झड़ने लग जाते हैं और फिर युवान पीड़का, व्यंग, नच्छ आदि होने लग जाता है। और हम देखिए इनको निदान में तो ये हो गया, हाँ पित्त के उष्ण गुण से ये हो रहा है, लेकिन चिकित्सा में हम करते क्या है? चिकित्सा में हम पित्तवर्धक, पित्त सामक औषधि तो देते हैं, उनके क्वाथ करके देते हैं और बोलते हैं कि क्वाथ को उष्ण करके पिए। पित्त सामक पथ्य का भी बोल देते हैं, लेकिन वो जब पित्त सामक पथ्य भले ही ले, लेकिन वो उष्ण गुण युक्त लेंगे तो भी पित्त बढ़ेगा, क्योंकि उष्ण गुण से पित्त का उष्ण गुण बढ़ेगा। तो हम जब रोटी दाल वगैरह लेने के लिए बोलेंगे तब बोलेंगे आप इन द्रव्यों को जब
तुरंत गर्म हो तब नहीं लेना है, हल्का ये शीत हो जाए, हल्का ठंडा हो जाए तभी लेना है, नहीं तो आपके पथ्य भी उन उष्ण गुण जो है उनके कारण पित्त के उष्ण गुण को बढ़ा के इन व्याधियों को भी आगे तक बहुत देर तक ले जाएगा, और आप भले ही पथ्य दें, चिकित्सा दें, वो ठीक नहीं हो पाएगा। वैसे ही तीक्ष्ण गुण, द्रव्य गुण आदि आदि से आप बहुत सारे व्याधियों को अंग सांग संकल्पना करके समझ सकते हैं। आगे बढ़िए। वैसे वात दोष के लिए चलिए, पित्त दोष के तो हमने बोल दिया, वात दोष के लिए भी देखिए, वात के बहुत सारा गुण है। रुक्ष गुण से वात का क्या होता है, ये प्रकृति में क्या हो रहा है, रोक्षद वातलहा रुक्ष अपचित अल्प शरीराहा, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अल्प केश कृश रुक्ष, वो रुक्ष गुण के कारण है। तो ऐसे जो बहुत ज्यादा दुबले पतले होंगे उनमें हम ये समझ सकते हैं कि वायु के रुक्ष गुण इनमें ज्यादा बढ़ा हुआ है। लघु गुण से वायु क्या करता है प्रकृति में, लघुत्वात् लघु चपल गति चेष्टा आहार व्याहाराः। तो जैसे कि पार्किंसन प्रकृति में तो ये हो गया, विकृति में पार्किंसनिज्म में देखते हैं कि बहुत ज्यादा इधर उधर अंग फड़कने लग जाता है, या तो बहुत सारा फेसिकुलेशन, फाइब्रिलेशन, या तो निमेष आदि में आंखें फड़कना, भौहें फड़कना, ये जो होता है उसमें हम ये समझ सकते हैं वायु के लघु गुण बहुत ज्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि लघु गुण जो है चपल गति के ही कारण है। तो हम वैसे द्रव्य चुनेंगे, गुरु गुण वाले तो हमें द्रव्य चुनना पड़ेगा। रोक्ष गुण से ये जब होता है तो हमें स्निग्ध गुण वाले द्रव्य देना पड़ता है। इसीलिए वात प्रकृति आदि में हमें तेल स्नेह चुनते हैं, ताकि ये स्नेह रोक्ष गुण को भी कम करे और ये लघु गुण को भी समन करे। चलत्वाद अनवस्थित संधि अक्षी भ्रू हनु ओष्ठ जिह्वा सिर। तो चल गुण बहुत ज्यादा जब बढ़ जाएगा, ये सब जो अंग प्रत्यंग के बहुत ज्यादा चलन होगा, जब हानि हो जाएगी, कम हो जाएंगी, तो इनकी गतियां कम हो जाएंगी। चाहे हम वो फेशियल पैरालिसिस आदि में देखें, चाहे नॉर्मल पक्षाघात में देखें, चल गुण की कमी होती है। वैसे ही दूसरे में तो हम इन गुणों के इन अंश आदि के कल्पना करके हम समझ सकते हैं वायु के ये गुण बढ़ा हुआ है और इन गुण के बढ़ने के कारण ये सब लक्षण दिख रहा है। तो उनके अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि हम चिकित्सा के लिए जो द्रव्य की योजना भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी तो अंशांग से कल्पना करते हैं, लेकिन कौन से गुण बढ़ा हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, टूल पता नहीं होता है। ये प्रकृति के संदर्भ में दिया हुआ है, सभी समझेंगे ये तो प्रकृति के संदर्भ में दिया हुआ है, इसको कैसे प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारे पास तंत्र युक्ति है। विपरीत तंत्र युक्ति प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके हमें विकृति में भी इसका गुण आदि निर्धारण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ऐसे ही साहित्य गुण से, ऐसे ही पारस्य गुण से, ऐसे ही वैषम्य गुण से उनके अलग अलग प्रभाव होता है। उन प्रभावों से भी जो शरीर में हानि जो होता है उनको हम डायग्नोस कर सकते हैं, एकदम पिन पॉइंटेड डायग्नोसिस कर सकते हैं और डायग्नोसिस करके आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, अब तो ये हो गया जो आविष्कृततम दो व्याधियां हैं। बहुत सारे व्याधियां अनाविष्कृततम, आगे बहुत सारे व्याधियां आने वाले हैं। उन व्याधियों के लिए हम क्या करेंगे, तो महर्षि चरक जो है वो विमानस्थान के चतुर्थ 4th चैप्टर 6 श्लोक में ये बोल रहे हैं, तत्र इदम उपदिशन्ति बुद्धिमन्तम रोगम एकैकम एवं प्रकोप एवं योनि एवं उत्थान। इनके प्रकोप ऐसे हुआ है, इनका योनि क्या होगा हम ऐसे निर्धारण करेंगे, इनका जो उत्थान कैसे हुआ, इनका धीरे धीरे संप्राप्तियां कैसे बनी है, इनके आत्मानम, इनका आत्मरूप क्या आता है, इनका अधिष्ठान किन किन अवयव में हुआ है, एवं वेदनम, वेदना विशेष क्या क्या हो रहा है, एवं संस्थान, इनका लक्षण आदि क्या हो रहा है, पूर्व रूप आदि कैसे हो रहा है, इनको कैसे हम परीक्षा करें, एवं शब्द स्पर्श रूप रस गंधम एवं उपद्रवम एवं वृद्धि स्थान क्षय समन्वितम एवं उदरकम। उदरकम माने, उदरकम मतलब एक अवस्था होता है, व्याधि जब बन जाता है वो उसके बाद जो भेद होता है, उपद्रव उत्पन्न करे, या तो संचय आदि से लेके प्रकोप होने, प्रसर, स्थान संशय होने तक जो विविध स्टेज के द्वारा जो व्याधि का प्रोग्रेस होता है उनको उदर्क बोला जाता है। तस्मिन् यम प्रतिकारार्थम प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति इति उपदेशात ज्ञायते। तो अनुक्त व्याधि के लिए भी आयुर्वेद में दिशा निर्देश किया हुआ है। ज्ञात व्याधि के लिए तो है ही, जैसे कि महारोग अध्याय में बोला गया है, वैसे अनुक्त व्याधि के लिए भी हम ये टूल यूज कर सकते हैं। इनको ऐसे ऐसे साइड बाय साइड लिखेंगे और हम पूछते जाएंगे कि उसमें क्या हुआ है, आप कैसे शुरुआत हुआ, क्या निदान लिया है आपने, क्या कैसे हुआ, वो जैसे बोलेंगे हम आगे चल के दोष आदि का निर्णय कर सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो और ऐसे
तो ये तो अनुक्त व्याधि के लिए हो गया। और व्याधियों का हम कैसे कैसे विनिश्चय करेंगे और किन किन विधा से विनिश्चय करके आगे बढ़ेंगे। देखिए, जितने सारे विधाएं निर्देश हैं, चाहे हम स्रोतस के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, धातु प्रदोषित के हिसाब से देख सकते हैं, संतर्पण अपतर्पण के हिसाब से देख सकते हैं, दोष के अनुसार देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलें। जैसे कि धारणी अधारणी वेग के अनुसार हम देख सकते हैं, या तो महर्षि सुश्रुत ने जैसे आध्यात्मिक, आधि बौद्धिक, आधि दैविक आदि करके जो 7 प्रकार के व्याधियां विनिश्चय किए हुए हैं, या तो जैसे कि हमने शस्त्रादि क्रिया साध्य के हिसाब से, या तो विविध संप्राप्ति के हिसाब से, या तो हमारे जो रोगानिक विमान में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। रोगानिक विमान में भी बहुत सारे व्याधियों का विधि वर्णन किया हुआ। इतने सारे विधाओं से आप व्याधियों को ले सकते हैं। जरूर नहीं कि आप हर एक विधा में बैठाओ, आप किसी एक विधा में बैठाओ, क्योंकि उन हर एक विधाओं में आप उनके जो मूल जो कारण होते हैं वो कौन होते हैं, वही दोषी होते हैं। क्योंकि रोगस्तु दोषो वैषम्यम, जो हमारे दशविध जो भाव होते हैं, परीक्ष भाव, उसमें कारण करण कार्य योनि, जो कार्य योनि होता है दोषो वैषम्य। आप इतने सारे मेथड्स में कोई एक उठा के देख लो, उसमें आपको मिलेगा दोषी वैषम्य है। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं संतर्पण या अपतर्पण अध्याय। जो अपतर्पण विधि होता है उसमें लगभग अपतर्पण के कारण धातु क्षय होता है और वायु वृद्धि हो जाती है, वहां भी दोष वैषम्य हुआ। मान लीजिए हम संतर्पण आदि लेते हैं, बहुत ज्यादा संतर्पण होता है तो कफ वृद्धि होता है, फिर वहां पे भी दोष वृद्धि होती है। वैसे ही धातु प्रदोष विकार लेंगे, मान लीजिए रस के वृद्धि हुआ, रस की वृद्धि हुआ माने कफ वृद्धि हुआ, उधर भी दोष ही वृद्धि हुए। रस के क्षय हुए माने धातु के क्षय हुए, और धातु क्षीण से वायु के भी वृद्धि हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं वायु धातु क्षयात मार्ग से आवरण प्रकोपा भवन्ति। तो कुल मिला के आप विधा कोई भी ले, ये आपको चिकित्सा की योजना बनाने में ही आपको सहायता प्रदान करती है। और उद्देश्य क्या रहता है, उनके मूलभूत जो दोष है उनको पकड़ना, मूलभूत जो दुष्ट है उनको पकड़ना, जो चिकित्सादि में जो सहायक अवस्था है जैसे कि साध्या साध्यता उनके बारे में जानना, या इनके जो शरीर के जो वय कितना बचा हुआ है, जो प्रतिपत्ति, उनको जानने। तो इसलिए विविध भेद किया हुआ है जो कि अष्टोत्तरीय अध्याय आदि में दिया हुआ है। हम आगे बढ़ेंगे। इन सब के मूल उद्देश्य यही रहता है कि हम रोगों को अच्छे से निर्णय करें, अच्छे से निर्णय करने के बाद हम इनके लिए योजनाएं करें, अच्छे से योजनाएं करने के बाद हम इनको चिकित्सा दें, या तो जहां पे चिकित्सा मतलब रोग साध्य होगा, नहीं होगा, अल्प उपाय साध्य होगा, उत्कृष्ट उपाय साध्य होगा, या तो ये याप्य होंगे। ये भी पेशेंट को हम बोल दे कि जरूरी नहीं कि हम बोल दे कि सारे व्याधियां साध्य है, ऐसे नहीं है। आयुर्वेद में निश्चित रूप से बोला गया है कि सारे व्याधियां साध्य नहीं है, ये सुख साध्य होते हैं। कुछ सुख साध्य में भी अल्प उपाय साध्य, उत्कृष्ट उपाय साध्य, मतलब मध्य उपाय साध्य ऐसे होता है, याप्य है, कुछ व्याधियां ऐसे होते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। आगे ये सब डिस्क्राइब हो चुका है। ये देखिए साध्य साध्यता के उपदेश इसीलिए है। संति ही एवं विधा रोगा साध्या दारुण सम्मता ये ही अनुपक्रांता मिथ्याचारण वापनः। तो व्याधियों के अलग अलग भेद हैं, साध्य, असाध्य, याप्य, अनुपक्रम्य हो जाते हैं। साध्यश्च अपरे संति व्याधय मृदु सौम्यता। कुछ साध्य व्याधियां अल्प उपाय साध्य, तुरंत आपने दे दिया और वो ठीक हो गए। जैसे कि उदाहरण स्वरूप कुछ अन्नजा काश, अन्नजा आदि हिक्का हो रहा है, वहां पे हल्का आपने पानी पी लिया तो उसमें वो समन हो गया। शुष्क आदि काश हो रहा है तो आपने तुरंत जो है मुंह में द्राक्षा फल रख दिए, मुनक्का रख दिए, उसमें हो जाता है। जैसे कि चरसूत्र स्थान 27 में फल वर्ग में वर्णन है। तो ये अल्प उपाय साध्य हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि बहुत सारे एकुकुष्ठ होते हैं, उसमें भी अल्प उपाय साध्य हैं, लेकिन उस बहुत जब वो बहुत सारे लक्षण युक्त हो जाते हैं, या तो चिकित्सा नहीं होता है, वो उत्कृष्ट उपाय साध्य होता है, बहुत कष्ट साध्य हो जाते हैं। अगर चिकित्सा नहीं किया जाएगा वो तो फिर असाध्यता की ओर जाते हैं। तो ये जो है ऐसे डिस्क्रिप्शन है। असाध्यश्च उपाय संति व्याधः याप्य संगीता सुसाध्यो अपि कृतम येषु कर्मम यात्रा करम भवेत। यात्रा करम माने याप्य कर्म, याप्य हो जाते हैं, बहुत दिन तक ये चलते रहते हैं। संति च अपि अपरे रोगा येषु कर्मम न सिद्ध्यति। बहुत सारे व्याधि ऐसे होते हैं जिनका हम चिकित्सा नहीं कर सकते, इसलिए हमें साध्य साध्यता के ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे करके व्याधियां बहुत सारे हो जाते हैं।
तो एव अपरिसंख्या भिद्यमाना भवन्ति ही, हम जितना इनका भेद कर सकते हैं, रुजा वर्ण कैसे कैसे कर सकते हैं, किस आधार पर, रुजा वर्ण समुत्थान स्थान संस्थान नाम भी, वर्ण के अनुसार हम पांडु नाम दे सकते हैं, कामला भी दे सकते हैं, समुत्थान उत्थान के कारण अनुसार कहाँ पे हुआ है, संस्थान व्यंजन लक्षणा, जैसे उदर में हुआ तो उदर, पक्ष में हुआ तो पक्षाघात दे देते हैं, अर्दित जगह में होता तो अर्दित, मन्या जगह में होता तो मन्यास्तंभ बोल देते हैं। तो व्यवस्थाकरण, ये उद्देश्य क्या है, व्यवस्थाकरण माने चिकित्सा के हमें व्यवस्था करना है, हमें एक अच्छा सा प्रेस्क्रिप्शन बना के देना है, उसमें औषधि रहे, अन्न रहे, व्यवहार रहे, हर एक चीज का व्यवस्था रहे, हर एक विधि का व्यवस्था रहे, जिसके द्वारा सभी उपकृत होंगे। नेक्स्ट, और इन सारे जो व्याधियों का विनिश्चय कैसे करना है हमें, आप्त उपदेशेन, जो चरक आदि संहिता, आप्त ग्रंथ में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, चाहे हमारे अष्टांग हृदय आदि आप्त ग्रंथ में जो वर्णन विधि वर्णन है, या तो आपको प्रत्यक्ष देख आंखों के द्वारा दर्शन करके, या तो अधुना बहुत सारे जो स्कोप डेवलप हुआ है, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हो, चाहे आपके स्टेथोस्कोप हो, या तो ऐसे ईसीजी आदि के द्वारा भी आप कर सकते हैं। ये सब ज्ञान के टूल्स हैं, ये एक्सटेंडेड इंद्रिय हैं, ये एक्सटेंडेड ब्रेन है, इनको भी आप यूज करके मॉडर्न टूल्स को यूज कर सकते हैं। मॉडर्न टूल्स को यूज करके फिर आप दोषादि का जो है इनका वर्णन करना है कि दोष हानि वृद्धि हुआ है, विषम वृद्धि हुआ है, इसको हमें यूज करना है। नेक्स्ट, और इसलिए इन सारे डायग्नोसिस, ये जो संक्षेप में मैंने जो कुछ भी डायग्नोस्टिक के मेथड्स मैंने बोला, चाहे दोषादि के प्रकोप से हो, चाहे दोष प्रकोप के बाद उनको विकृति होने नहीं देने के लिए जो भाव विकार विघात आदि भाव हो, चाहे विकार विघात आदि भाव टूटने के बाद जो प्रकृति के बहुत बड़ा रोल हो, बीमारी बन गया, बीमारी बनने के बाद जो हमारे जो अंशांग संकल्पना हमने किया है, अंशांग संकल्पना करने के बाद जो साध्य साध्यता के भी परिकल्पना किया है, या तो व्याधियों के विविध भेद भी किया है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य सामग्रिक रूप से हमें व्याधियों को जानना है। क्यों? क्योंकि सर्वरोग विशेषज्ञ, सर्व कार्य विशेषविद, ये सारे व्याधियों को सामग्रिक रूप से जब जानेंगे, हम चिकित्सा भी अच्छे से कर पाएंगे। सर्व भेषज तत्वज्ञ राज्ञ प्राण प्रति भवेत्। और वैसे भी महर्षि चरक निदान स्थान में भी यही बातों को दोहराया हुआ है। और हम चलेंगे आगे, नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे। नेक्स्ट, तो अंत में मैं यही बोलूंगा, जो मैंने संक्षेप में बोला है तो उनको और भी अगर साइनोप्सिस फॉर्म में बोलूं तो वो ऐसे होगा, क्षयम वृद्धि समत्तम च तथैव आवरणम विषक विज्ञाय पवनादीनम न प्रमुयति कर्मसु। क्षय जैसे कि चरक में सूत्र स्थान 18 में दिया हुआ है, और महर्षि सुश्रुत ने 200 धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञान आदि अध्याय में दिया हुआ है, या तो जो भी चरक सूत्र स्थान 17 में जो किहंत सिरे से अध्याय में भी जो दिया हुआ है सन्निपात के विविध भेद, या तो चरक चिकित्सा 28 में जो वात व्याधि चिकित्सा अध्याय में जो आवरण के आदि प्रकरण दिया हुआ है, इन सभी को अच्छे से ज्ञान करेंगे जब, तब जाके हमें व्याधियों का विनिश्चय अति उत्तम रूप से हम कर पाएंगे, और उत्तम रूप से करके हम सारे जो आतुर हैं उनको एक आरोग्य प्रदान करने के लिए व्यवस्था से कर पाएंगे, जिनके कारण वो आरोग्यता प्राप्त करेंगे, और आरोग्य होने के बाद भी वो धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि चतुर्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, और चतुर्वर्ग सिद्धि भी कर सकते हैं, जो कि आयुर्वेद के मूल उद्देश्य है। तो आज के इस व्याख्यानमाला में जो भी मैंने अपने बुद्धि से व्याख्यान दिया है, उसमें जो कुछ भी त्रुटियां होंगी वो मेरे स्वल्प बुद्धि के कारण, वो सारे प्रमाद मेरा है, उसके जिम्मेदार स्वयं मैं हूं। और जो भी व्याख्यान में जो भी भगवान ब्रह्मा से लेके महर्षि पुनर्वसु तथा चक्रपाणी आदि के द्वारा दिया हुआ है, वो सारे अच्छे संवाद उन्हीं के हैं। तो इस मैं अपने त्रुटि को मेरे पास रखता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को इनमें से कुछ ना कुछ लाभ मिला होगा, कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, और समय मिलेगा तो भविष्य में कभी और अच्छे विषय को हम और भी अच्छे से व्याख्यान से प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे से सुनने के लिए, धैर्य के साथ सुनने के लिए, और मुझे मौका देने के लिए। रेस्पेक्टेड मेरे गुरु हेतल मैम और रेस्पेक्टेड सारे विद्वजनों को
मेरे बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार। अस्तु। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भाग्यरंजन। आपने बहुत ही विशदता से बहुत सारे पॉइंट्स को सभी स्कॉलर्स के सामने रखा है, और मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये चिकित्सा में जब भी अपने प्रायोगिक रूप में जाएंगे तो इनमें से बहुत सारी बातों को उठाकर वो चिकित्सा के पक्ष को भी वहाँ सबल रूप में लोगों के सामने रखेंगे। तो बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर भाग्य, आपने बहुत सारे गुरुजनों के साथ भी ऐसे चिकित्सा का बहुत बहुलता से प्रयोग देखा है, तो मैं चाहूंगी कि कोई एक केस भी अगर आप थोड़ा सा वर्णन कर सके, तो हमारे बिल्कुल। पास अभी थोड़ा समय है जी, एक्चुअली। जी, जी। तो मैम, हाँ जी, बताएं। मैं ज़रूर वैसे बहुत सारे हैं। मैम खुद जानते हैं कि वहाँ पे रोग निदान ओपीडी में रहते हुए लगभग 80 से 100 जी ओपीडी जी, वहाँ पे चलता बिल्कुल था, बिल्कुल। और बहुत सफलता से चलता था। उसमें से एक मैं क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया के बारे में बोलूँगा, जिससे सभी सोचते हैं कि ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया ऐसे नाम दे देते हैं, और फिर क्या है, लोग डर जाते हैं। अब इसमें करना क्या है? मैं बहुत सा ये खालित्य पालित आदि के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। ल्यूकेमिया क्यों मैंने चुना? क्योंकि हमारे जो व्याधि के जो चिकित्सा के डेफिनेशन है वो ऐसा है, विश्रु रोग भयम जयति इति भेषजम। विश्रु रोग भयम जयति इति भेषजम। हमारे मूल उद्देश्य और प्राथमिक उद्देश्य ये है कि हम उनके मन में जो व्याधियां, जो डर है, उनको पहले खत्म करें। क्योंकि हमारे चिकित्सा की शुरुआत ही यहाँ से होता है, सत्तावजा चिकित्सा। तो ये क्रोनिक माइलोसाइटिक जो ल्यूकेमिया था, इसमें हमने किया क्या? पहले तो वो जब आए, रिपोर्ट इतने सारे लेके आए थे, 2 साल से वो भटके हुए थे, इधर उधर भटके हुए, टाटा मेमोरियल भी जाके आए थे, और उन्होंने वो बहुत, उनके वजन लगभग 20-25 किलो घट गया था। वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने केमो वगैरह नहीं ले पाए थे। तो हुआ क्या कि उनके कंडीशन में ऐसा था कि हमने उनको वैसे ही कि व्याधि के विनिश्चय की जो तरीका, जो अनुक्त व्याधि के अनुसार, हमने उनसे पूछना शुरू किया कि आपका शुरुआत कहाँ से हुआ है, उससे पहले क्या था। उनको हमने ये नहीं बोला कि आपको कैंसर है, कैंसर है। आप बताओ कि आपका भूख कैसा था, प्यास कैसा था, आपका खान पान कैसा था, आपके दिनचर्या कैसी थी, आपकी रात्रिचर्या कैसी थी, और आपके ऑक्यूपेशन आदि कैसा था। तो इससे हमें बहुत सारा चीज, जो हमारे जो प्रश्न परीक्षा है उसमें बहुत सारा संदर्भ मिलता है, और आप सब ये विधियां अपनाना। तो मैंने जो एक लेडी आई थी, लगभग उनकी उम्र होगा 46 ईयर, तो मेरे साथ थे फर्स्ट ईयर के बहुत सारे बच्चे थे अभी जो पीजी फर्स्ट ईयर में है। तो जब हमने उनको पूछा तो उनका जो खान पान की जो स्थिति थी वो ऐसा था कि वो अभोजन करते थे। जैसे कि हमारा अभोजन माने हमारे भोजन का काल कहीं भी निर्देश नहीं है, लेकिन एक चरक सूत्र स्थान 25 में एक चीजें हैं, काल भोजनम आरोग्यकरणम। ये काल निर्देश हम कैसे करेंगे? कहीं भी नहीं है। ये काल वो है जो दंत धावन होता है उसके बाद। क्यों? क्योंकि हम दंत धावन की प्रक्रिया में कटु, तिक्त और कसाय रस लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि दंत धावन होता है कफ काल में, और कफ को समन करने लिए कटु, तिक्त, कसाय रस होता है। और जब मुंह में बोधक रस है, प्राणवायु भी है, और भगवान स्वयं बोलते हैं कि अहम वैश्वानर भूता प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राण अपान समान कृत्वा पचामी अन्नम चतुर्विधम। तो आप दंत धावन की प्रक्रिया में प्राणवायु को प्रकोप करते हैं, प्राणवायु को उत्तेजित करते हैं, प्राणवायु को एक्टिवेट करते हैं। वो अपान वायु और समान वायु के, अपान वायु और को मिला के समान वायु को उत्तेजित करते हैं, और समान अग्नि समीपस्थ। और वो क्या करेंगे? पाचक पित्त को क्षरण करेंगे। और हम क्या करते हैं? बहुत सारे यही करते हैं कि ब्रश करने के बाद खाते नहीं है, या तो चाय पी लेंगे या तो बिस्कुट एक आधा ले लेंगे। इससे क्या हुआ? आपने अग्नि प्रज्वलित कर दी और भोजन नहीं मिला, तो वो भोजन ना मिलने के कारण धातुओं को पाचन करेंगे। तो ये सीएमएल के जो पेशेंट, आप सो कॉल्ड सीएमएल जो डायग्नोसिस हुआ था, उनमें हमने क्या कि यही पूछा और उनमें यही मिला। तो उनका खान पान पूरा गड़बड़ हुआ था। तो उनको साधारण रूप से हमने रसक्षय डायग्नोसिस किया, और रसक्षय के साथ साथ अजीर्ण। क्यों अजीर्ण किया? क्योंकि और हमने पूछने के बाद उनको यही मिला कि उनको जो भी खाना नेक्स्ट खाते थे वो ढंग से पचता नहीं था। ढंग से पचता नहीं था तो जो सीक्वल है, उपद्रव स्वरूप, जिसको हम उदर का अभी हमने पढ़ के गए, उनके पेट साफ नहीं होता था, गैस बनती थी,
फिर जो है कभी नींद नहीं होता था, कभी नींद होता नहीं था, शरीर में जो कुछ भी अच्छे खाना खाए तो भी नहीं लगता था। क्यों? हमने पहले दफा जो आग को, हमारे अग्नि जो है, हम अग्निहोत्री होते हैं। अग्निहोत्री माने हम ब्रश किए, अग्नि को प्रज्वलित किए, हमें हिताहार देना चाहिए। हमारा आहार के काल कब होना चाहिए? कफ काल में होना चाहिए। और वो ब्रश करने के बाद लेते नहीं थे खाना, तो ऐसे करके करके धातु पाक हो गया था। तो धातु जब पाक हुआ, जब आप जानते हैं जब रस का निर्माण नहीं होगा तो रक्त का निर्माण कैसे होगा? क्योंकि स खलु आप्य रस यकृत प्लिहानु प्राप्य रागम उपैति। जब रस नहीं बन रहा तो रक्त कैसे बनेगा? जब रक्त नहीं बनेगा तो रक्त विषम बनेगा। तो चाहे वो रक्त के आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, वो ही विषम बनेगा। जिस विषमता को आप वो डायग्नोस करते हैं, चाहे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करके हो, चाहे बहुत सारा जो एंटीजन टेस्ट करो, चाहे इम्यूनोसर्वेंट ऐसे करो, वो यही डिटेक्ट होते हैं। चाहे बोन में एस्पिरेशन करके करो, वो इमेच्योर सेल्स ही दिखाते हैं, जिसको आप सीएमएल बोल देते हो। उनके मूल कहाँ है? मूल है रसक्षय में, मूल अजीर्ण में है। और उन पेशेंट को हमने संक्षेप में हमारे जो एनआई के जो ओपीडी है वहां पे साधारण रूप से पहले अभिपत्ति और चूर्ण और कपर्दक भस्म से ही शुरुआत की, और उसके साथ साथ हमने षडंग पानीय विधि से उनका आम पाचन की विधि की। क्यों तिक्त रस चुने? क्योंकि तिक्त रस जो था आम, उनका आम जो सर्वांग व्यापी आम था, तो शोधन नहीं करा सकते थे, वैसे भी दुबले पतले थे, शोधन की प्रक्रिया उनसे सहा नहीं जाता, क्योंकि शोधन के चिकित्सा के आधार भी हमें जानना चाहिए। तो हमने उनको संक्षेप में क्या दिया? अभिपत्ति और चूर्ण दिया और कपर्दक भस्म मिला के 7 दिन के लिए दिए। उसके साथ साथ आम पचन करने के लिए षडंग पानीय, या तो अगर जैसे कि पुनर्नवाष्टकवाद भी तिक्त रस वाले हैं, वो भी हम देते हैं अपने जो एनआई के ओपीडी में उपलब्ध होता है। देने के बाद उनको बोले कि हम 15 दिन के बाद यही 2 चीज लेके आना और मुनक्का खाते रहना। क्यों मुनक्का खाते रहना? आप चरक सूत्र स्थान 27 में जाएंगे, फल वर्ग के पहले द्रव्य है मुनक्का, पहले द्रव्य है, और उसके बाद खरजूर है, और उसके बाद अंजीर है। ये 3 द्रव्य ऐसे होते हैं, ये धातु को वर्धन करते हैं, वात पित्त को समन करते हैं, और सद्य क्षतक क्षीण का सासादि की जो प्रक्रिया है उनको ठीक करते हैं। अब देखना जाके। और हमने जो 15 दिन के बाद जब पेशेंट वो आए, उनके तब ये स्थिति था, और उनको सबसे बड़ी बात है कि आहार के जो काल था उनको हमने सही कराया। ब्रश करेंगे, आधे घंटे के भीतर वो नाश्ता लेंगे। नाश्ते में क्या लेंगे? चाय बिस्किट वगैरह नहीं लेंगे, चाहे वो रोटी ले, चाहे वो दलिया ले, चाहे वो खिचड़ी ले, ये ले सकते हैं हल्के सब्जी के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है, आप जब भी कहीं पे भी चिकित्सा करें, जो जिस एरिया के हैं, जैसे को जो राजस्थानी होंगे राजस्थान के खाना, जो हिमाचली होंगे हिमाचल के खाना, जो दिल्ली वासिंदा होंगे दिल्ली के ही खाना होना चाहिए। तो क्योंकि महर्षि सुश्रुतदेव बोलते हैं यस्य देश सज जंतु तज्जम तस्सौषधम हितम। तो ऐसे ही हमने व्यवस्था किया, इतना ही सिंपल किया। कोई बहुत ज्यादा हमने उनको हीरक भस्म ये वो कुछ भी नहीं दिया, सिंपल रखा। और 15 दिन के बाद जब आए उनको, तब जाके 15 दिन के बाद हमने उनको महातिक्त घृत दिए। क्योंकि व्याधि जब विषम अवस्था में आ जाते हैं और क्रोनिक हो जाता है, तब वात वृद्धि होता है, वातानुबंध होता है। आप जाके प्रमेय संदर्भ देख सकते हैं। प्रमेय में पहले कफ दूषित होता है, फिर पित्त, फिर अनुबंध रूप में वात दूषित होता है। तब इस तत्व को और जो वाक्य शेष तंत्र को लगा के हर एक व्याधि में हम ऐसे समझ सकते हैं, जब व्याधि कभी क्रोनिक हो जाता है तो वातानुबंध होता है, और वातानुबंध जब हो जाता है तब आपको स्नेह से ही परिकल्पना करना चाहिए, लेकिन आदि में स्नेह नहीं, आदि में हल्का अग्नि वृद्धि करने के बाद स्नेह कल्पना देना चाहिए। हमने महातिक्त घृत दिए, उसके साथ साथ पुनर्नवा मंडूर आदि, और जैसे ही पुनर्नवा आदि मंडूर दिए थे उसके साथ साथ रस से लेके उनके वो जो वृद्धि तक के द्रव्य दिए। क्या क्या दिए हमने? हमारे जो एनआई के जो ओपीडी में उपलब्ध होता है हमारे डिस्पेंसरी में, ओजस्विनी दिए, गोदंती, शतावरी और गोक्षुर। गोक्षुर क्यों दिए? गोक्षुर अपान क्षेत्र के वायु का समन करेगा। शतावरी इसलिए दिए, शतावरी रस से लेके शुक्र तक, ओज तक विवर्धन करेगा। ओजस्विनी सप्तधातु वर्धन करने के लिए रसायन जैसे काम करेंगे। तो इस विधा से उनको हम नेक्स्ट 15 दिन के लिए फिर दवाई दिए, और नेक्स्ट 15 दिन जब आए वो, उनके वर्ण बहुत बदल चुका था। जैसे कि हम वर्णस्वरी इंद्रिय में जाके देखते हैं कम्प्लेक्शन क्या है शरीर में, वो चेंज हो चुका था। और वो पहले से उनका वजन में भी करीब करीब 3-4 किलो बढ़ा था 20 दिन में। बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा था, क्योंकि ये बहुत दिन के जरा मतलब व्याधि के कारण बहुत ज्यादा शोषिग्रस्त थे। तो इस तरह से उन्होंने 20 दिन के बाद उनका खान पान सब ठीक हुआ, और दूसरे जो दवाइयां थी जो भी वो ले रहे थे उनको धीरे धीरे हमने हटा दिए थे। और फिर नेक्स्ट 20 दिन के बाद उनको फिर हमने
बुलाया था, तो लगभग वो ठीक थे, कोई भी खान पान में कोई वो गड़बड़ी नहीं कर रहे थे, उनका नींद भी ठीक होने लग गया था, वो रोजाना अपना जो काम था वो धीरे धीरे करने लगे थे। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने वहां पे किया है, तो उनमें से ये एक सफलतापूर्वक हमने किया है, तो ये आपके सामने रखा। आशा करता हूँ कि आप भी कुछ ऐसे ही सोचेंगे कि दोष की अवस्था, धातु की अवस्था देख के हम सामान्य परिकल्पना करेंगे, योजना करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जिससे हम कम से कम खर्च में भी लोगों को रोग मुक्त कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि हम कैंसर के ट्रीटमेंट करें, ये भी एक ध्यान में रखिए, हमें कैंसर की ट्रीटमेंट करना ही नहीं है। कैंसर शरीर में रह के, पेशेंट को समझाइए आप, कैंसर आपके शरीर में रहे और आप बिना वो केमोथेरेपी आदि करके अगर 100 साल तक या तो कुछ भी 10-20 साल अच्छे से जिएंगे खान पान के माध्यम से, तो क्या दिक्कत है? कैंसर रहे, हमें कैंसर के जीने के चक्कर में केमोथेरेपी दे देते हैं, ये दे देते हैं, वो दे देते हैं। केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी के कारण कैंसर के जो 5 ईयर सर्वाइवल होता है, आप जाके फार्माकोलॉजी के जो बुक्स है वो देख सकते हैं, वो 3 to 10% तक। तो अगर इतना सारे विधाओं के बाद भी वो 5 से 6 साल तक ही जीते हैं, तो उससे बेहतर है कि हम उनको बस कैंसर की ट्रीटमेंट ना करके दोष धातु को ही सही कर दे, क्योंकि हमारे तो यही है, अन्नाभिलाषा भुक्तस्य परिपाक सुखेन च सृष्टविन मूत्रवातत्वम शरीरस्य च लाघवम सुप्रसन्न इंद्रियत्वं च सुख स्वप्न प्रजागर बल वर्ण आयुषी लाभ सौमनस्य समाग्निता विद्युत आरोग्य लिंगानी। इतना ही कर देना है, इतना अगर कर देंगे तो बहुत है। हमें कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं करना है, हमें बड़े बड़े व्याधियों के नाम नहीं देना है, इससे पेशेंट डर जाते हैं। तो ये आज एक संक्षेप में मेरे द्वारा जो सफल रूप से किया था मैंने, इसका मैंने व्याख्यान दी। तो आप अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार ही दवाई का चुनना और जो संप्राप्तियां भी बनाना। जी मैम। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन इसमें किया आपने कि भाई सच में ये सभी स्टूडेंट्स को बहुत मिस गोल्डन वाक्य है ये, कि कहीं ना कहीं हम वातपित्त कफ को सामने रखकर अगर उसका आकलन करते हैं, तो डॉक्टर भाग्यरंजन आपने बिल्कुल सही बात बताई, और मैंने एक केस का आपको बता के बहुत ही बढ़िया किया कि सारे ही स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा कि हम अपने हेतु निकाले पहले, क्योंकि हेतु बहुत ज्यादा उपयोगी है। संक्षिप्त क्रिया योगो निदानस्य परिवर्जनम। और मैं इसीलिए अभी इंटर्नशिप में आने वाले सभी स्टूडेंट से यही काम करवाती हूँ कि सबसे पहले प्रत्येक ओपीडी में लगभग 4-5 पेशेंट्स का कम से कम आप एक बार निदान परिवर्जन करिए, जिससे आपको समझ में आए कि सच में सबसे पहला स्टेप यही है कि निदान का परिवर्जन किया जाए, और उसके बाद लिंग जो है, लक्षण जो हमें मिलते हैं उसके अनुसार उस चीज की उपयोगिता वहां सिद्ध की जाए। और मैं बहुत सारे बार एक बार बोल चुकी हूँ कि भाई चरक ने जब सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड केमिस्ट्री और ये सारी चीज नहीं लिखी है, इट मीन्स कि मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं आयुर्वेद में जो भी एनालिसिस के तरीके बताए गए हैं, सुझाव दिए गए हैं, चाहे वो दशविध परीक्षा हो, चाहे त्रिदोष सिद्धांत हो, चाहे सप्त धातु सिद्धांत हो, जहां प्रदोषज विकार लिखे हैं, वो कंप्लीट है, वो बिल्कुल कंप्लीट है। और अगर हम अपने शास्त्र को अपनी भाषा में समझकर उसको अप्लाइड फॉर्म में लाते हैं, तो जैसे डॉक्टर भाग्यरंजन ने कहा कि हम किसी भी रोग की चिकित्सा बहुत सरलता से और आसानी से कर पाते हैं। क्योंकि मैं कई बार सोचती हूँ कि एमडी कंप्लीट करने के बाद का जो मेरा फेज था, शुरुआत का 1-2 साल, है ना, तब मॉडर्न डायग्नोसिस के साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का सिलेक्शन काफी परेशानियां हुई, काफी हुई, है ना। और उसके बाद हमने धीरे धीरे हेतु, लिंग और औषध के ऊपर ध्यान दिया, और हमें बहुत ही बढ़िया इसमें परिणाम मिलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि भाई इसी तरीके से इसको अपनाया जाना चाहिए, जिससे यदि आस्ति अन्यत्र यन्य हास्ति त्वत्कचित, ये जो बात लिख रखी है उसको हम चरितार्थ कर सके, जो चरक जी ने अपनी संहिता में अंतिम अध्याय में लिखी हुई है। तो डॉक्टर भाग्यरंजन, मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए, और आपने बहुत सुंदर तरीके से सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को रखते हुए
उसमें बहुत सारे पॉइंट्स को रखा है और एक क्लिनिकल केस का प्रेजेंटेशन भी आपने बहुत सुंदर तरीके से किया। तो मैं समझती हूँ कि इसका माध्यम से सभी स्टूडेंट्स आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति हो, वो कहीं न कहीं हम सभी उसको जन-जन तक पहुँचाए। हम भारत के लोगों की पहली चॉइस बने, वो हमारे पास पहले ऑप्शन के रूप में आयुर्वेद को रख कर आए कि नहीं मैं आयुर्वेद अपने कहीं ठीक नहीं हुआ इसलिए आयुर्वेद में नहीं आना चाहता, मगर मैं सबसे पहले आयुर्वेद में आना चाहती हूँ। ऐसा अगर होता है तो मैं समझती हूँ कि हम बहुत अच्छे श्रेष्ठ चिकित्सक निर्माण करके विश्व आयुर्वेद परिषद का बहुत सारे उद्देश्य है, उनमें से एक ये भी उद्देश्य है कि हम बहुत अच्छे चिकित्सक निर्माण करें और कहीं न कहीं लोगों के सामने सफलता के रूप में पेश आए कि हाँ, ये आयुर्वेद के रिजल्ट्स है। और आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप प्रत्येक शुक्रवार को 4:15 बजे इसी तरीके से आए और बहुत सारे व्याख्यान सुने, तो आपकी समझ सकती है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मैं ऐसे सोचती हूँ, मुझे ऐसे मेरे जीवन में जो मैंने जिया है उससे मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे व्याख्यान सुनने के बाद बुद्धि में निर्मलता आई मेरी और मुझे उसमें बहुत ज्यादा समझ पैदा हुई। और ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम समझे इनको, हम ऑब्जर्वेशन में पॉइंट्स को लाए। कई बार हम बड़ी बेफिक्री से जिंदा रहते हैं या जी जाते हैं या नोटिस नहीं करते किसी चीज को, तो ये करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बहुत सारे व्याख्यान सुने। और इस प्लेटफॉर्म में अगर आप आके जुड़ते हैं तो ये हमारी मेहनत की सार्थकता सिद्ध होती है और मुझे कहीं न कहीं अच्छा लगता है कि हम कुछ चिकित्सक तो बहुत बढ़िया निर्माण कर पाएँगे। सभी का बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद। मैं डॉक्टर बलदेव सर से निवेदन करूँगी कि आधिकारिक तौर से डॉक्टर भाग्यरंजन का धन्यवाद करें। सर आप अनम्यूट करिए, डॉक्टर बलदेव सर। अनम्यूट एक, करना जी। एक परिचय आप सबके सामने मैं करवाता हूं। जैसे अभी डॉक्टर हेतल कह रही थी कि ये जो हमने अनुष्ठान शुरू किया था उसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि हम आयुर्वेदिक चिकित्सक तैयार करें। तो ऐसी एक आयुर्वेदिक चिकित्सक अपने बीच में बैठी हैं जिन्होंने पंचकुला में अपना पंचकर्म सेंटर वहां पे 4 साल पहले खोला। डॉक्टर अनु गोयल पंजाब से हैं बेसिकली, और इन्होंने वहां पे अपना एक पंचकर्म का सेंटर बड़ा अच्छा चला रही है। और इनका कुछ और भी अनुभव वहां पे आया। अभी जीरकपुर में एक और नया संस्थान इन्होंने मिलके कोई खोला है, तो उसके बारे में भी ये जिक्र करेंगी। और डॉक्टर भाग्य रंजन जी का अच्छा लेक्चर रहा, इसके बारे में भी 2 शब्द यही बोलेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। डॉक्टर अनु गोयल। सबसे पहले मेरे गुरुजनों को मेरा प्रणाम। डॉक्टर हेतल जी, बलदेव सर, और मेरा पूरा जीवन ही मैं कहूँगी कि आयुर्वेद का ऋणी है, क्योंकि जो कुछ भी मैं आज हूँ शायद उन्हीं 5 वर्षों की वजह से हूँ जो मैंने कॉलेज में लगाए, और उसके बाद में जो गुरुजनों से हम लोग ऐसे लेक्चर्स में सीखते रहते हैं उसी की वजह से हूँ। डॉक्टर भाग्यरंजन जी का लेक्चर का जो सेकंड पार्ट था वो मैंने सुना, फर्स्ट पार्ट मैं दुर्भाग्यवश नहीं सुन पाई हूँ, जो एक केस प्रेजेंटेशन इन्होंने किया है। तो मैं सभी से एक बात ही कहना चाहूँगी कि मैंने हेतल मैम से और बलदेव सर से एक ही बात सीखी है, वो ये है कि जितना ज़्यादा हम सिंप्लीफाइड तरीके से सोचेंगे, और देखिए एक श्लोक हमने पढ़ा था, समदोषा सम अग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मन इंद्रिय मना स्वस्थमिति अवधीयते। तो यदि हम देखें कि अभी जो एक ये प्रेजेंटेशन अभी हुआ था, तो उसमें कितनी सिंप्लीफाइड तरीके से डॉक्टर भाग्यरंजन जी, मैं आपको इसके लिए बहुत ज्यादा शुभकामनाएं दूंगी कि जो भी आपने उसका चिकित्सा सूत्र बताया, जिस तरह से उसको पहले फेज में, दूसरे फेज में और थर्ड फेज में लिया गया, तो अगर हम उसमें देखें कि जो पहली इस श्लोक की जो पहली लाइन है उसको ही सार्थक किया गया है, और जो सत्वाध्याय चिकित्सा है उससे दूसरी इस श्लोक की लाइन को सार्थक किया गया है। तो जब हम भी प्रैक्टिस में बैठते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं, तो उसमें केवल इतना भर से ही अगर हम ध्यान रखते हैं कि हमें केवल दोषों के अनुसार सोच के
और इस श्लोक को जो है वो सार्थक करना है उस पेशेंट के संदर्भ में, तो जरूर हमें उस पेशेंट को लाभ देने में हमें वो सहायता मिलती है। मैं अपना एक रिसेंट एक्सपीरियंस मैम शेयर करना चाहूंगी। अभी कुछ 4 महीने पहले ही मुझे ये अवसर मिला कि किडनी पेशेंट्स के ऊपर, जैसे क्रॉनिक किडनी फेलियर जो पेशेंट स्टेज 5 के भी हैं, डायलिसिस पर हैं, एक सप्ताह में 3-3 डायलिसिस हो रहे थे, सप्ताह में 2-2 डायलिसिस हो रहे हैं, कईयों के ट्रांसप्लांट हो चुके हुए हैं। तो ऐसे एक यहाँ पे डेराबस्सी में एक हॉस्पिटल में मुझे अवसर मिला उन पेशेंट्स की चिकित्सा करने का। तो उसमें हमने कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें जैसे एलोपैथी हॉस्पिटल्स में की जाती हैं, जो पेशेंट डायलिसिस पर हैं, वो सब छोड़ के हमने बिल्कुल जो सिंपल हमारे सिद्धांत है हमने उसी को लेकर पकड़ा, और सारी दवाइयां उनकी जो जितनी भी एलोपैथी दवाइयां ले रहे होते हैं, 10-10, 15-15 टैबलेट्स पेशेंट डेली बेसिस पर तीनों टाइम खा रहे होते हैं। तो वो पहले दिन से ही हम बंद करके केवल उनका जो आहार है उसको ठीक किया। तो जैसे मैम ने अभी बोला जो हेतु है और एक उसका वो हो गया, फिर हम उनका शोधन भी करते हैं और उसमें हमने अवगास वेद को लाया साथ में, और हमें इतने बढ़िया रिजल्ट्स मिल रहे हैं वहां पे कि शायद मैं शब्दों में बोलकर तो अभी बता भी नहीं सकती हूँ मैम। कभी लेटर ऑन किसी और दिन उसमें मैं डाटा के साथ में ये सारी चीजें रखूंगी तो सबको विश्वास आएगा कि हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, हम कितना कुछ कर सकते हैं। तो मैंने जो सर से सीखा है और जो जितना मैं अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हूँ वो केवल चरक के पहले 4 चैप्टर हैं। मैं ये समझती हूँ अगर वो 4 भी हम जीवन भर में प्रैक्टिस कर लें तो हमारा जीवन जो है वो सार्थक है, और जो हम आयुर्वेद के जो ऋण है शायद हम कुछ हद तक उसको चुका सकें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी डॉक्टर भाग्यरंजन जी को भी, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, क्योंकि मैं बहुत टाइम नहीं सुन पाती हूँ, मिस कर जाती हूँ और मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहता है। लेकिन आज सर के आशीर्वाद से मुझे ये फिर से एक सौभाग्य आज भी मैं मानूंगी अपना कि मुझे सुनने का मौका मिला और सीखने का मौका भी मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सभी को धन्यवाद। नमस्ते मैम। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनु। आपने सभी के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया कि हम अगर अनवरत लगे रहते हैं और इसी में निरत रहते हैं, रचे पड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक मंजिल को पा लेते हैं। और ये अदम्य साहस है, क्योंकि शुरुआत के कुछ लोग इनमें से विश्वारित परिषद की व्याख्यान माला से निकल गए, तो मुझे लगता है कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा उदाहरण बनेंगे कि वी कैन डू, है ना, हम कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि जब इनिशियल स्टेज में हमें बहुत ज्यादा ऐसे उदाहरण चाहिए कि भाई जहां हम क्योंकि मैंने हरियाणा में जब कुरुक्षेत्र में पढ़ाती थी तब मैंने देखा था बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे पूछते थे कि मैडम रिसेंटली किसी का कोई एमडी में सिलेक्शन हो जाए तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा भी हो जाएगा, है ना। तो मैं हमेशा डॉक्टर कुलदीप और डॉक्टर बलदेव सर का नाम देती थी कि दोनों यहीं के स्टूडेंट है, और दोनों ने किसी को नहीं कहा था कि कोई सीनियर का सिलेक्शन हो तो मेरा होगा, है ना, बल्कि वो लोग कह के आए थे कि हम दोनों का तो हो ही जाएगा। तो इसलिए, और वो भी जामनगर जैसे उसमें, तो बीएचयू का तो दिया भी नहीं था, एग्जाम भी नहीं दिया था। तो ऐसी कंडीशन में मैं बच्चों को प्रेरित करती थी कि खुद उदाहरण के रूप में अपने आप को रखना चाहिए, नहीं कि किसी से उदाहरण मांगना चाहिए। मगर चलो फिर भी अगर कई बार कुछ बच्चे मांगते भी है तो हमारे पास बहुत अच्छा उदाहरण हो जाएगा कि आप इस तरीके से आयुर्वेद का ऐसे प्रकल्प लेके, आयुर्वेद का सेवा का वो उद्देश्य लेके लोगों के सामने चाह रहे हैं, और इतना बढ़िया उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अग्रिम बहुत सारी शुभकामना, और डॉक्टर भाग्यरंजन का मैं फिर से हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ आए, और मैं आगे भी आपसे चाहूंगी कि एक इमरजेंसी लेक्चर भी तैयार करके रखे, कभी कभी कुछ इमरजेंसी हो जाती है। तो आपके पास इतने सारे केस है, आप कोई भी एक केस आके समझा दीजिएगा, चाहे कुष्ठ समझा दीजिए, चाहे ग्रहणी समझा दीजिए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने श्री कृष्ण खांडल सर के पास भी जाके बहुत सीखा है, और यहाँ एनआईए के तो बहुत सारे गुरुजनों से सीखा ही है। तो हम चाहेंगे कि हम केस स्टडी के माध्यम से भी आपको एक बार फिर से सुने, है ना। फिर से बहुत बहुत हृदय से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और मैं शांति मंत्र बोलूंगी, आप सभी म्यूट रखकर ही उसको दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। सभी का हृदय से धन्यवाद।